दोस्तों, ऊपर वाले ने तो इंसान बनाया और इंसान धरती पर आए, तो यहाँ आने के बाद उन्होंने ऊंच नीच और जात पात का जो भेदभाव है यहाँ आकर इन लोगों ने फैलाया। और आज भी कई जगह बहुत ही ज़्यादा जाति का भेदभाव होता है और कितने जगह तो ऐसा नहीं है, समझ लीजिए कि 0% हो चुका है। लेकिन एक ऐसा ही वाकया हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो एक लड़का दलित जाति से होता है और ब्राह्मण के घर पे वो पानी पी लेता है और पानी की कीमत उससे कुछ इस तरह चुकानी पड़ती है, जो कि पानी पीने के बाद उसका हाथ तोड़ दिया जाता है। दोस्तों, क्या कुछ होता है इस कहानी में हम आपको सुनाएंगे। और कहानी में आगे बढ़ने से बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी है, दर्द भरी कहानी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक दलित व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है राम अवतार। राम अवतार जी एक ब्राह्मण के घर में लगभग 20 सालों से वहां पे काम कर रहे होते हैं, खेती बाड़ी का, वहां पे जो भी उनका काम होता है वो करते हैं। और एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिनका नाम होता है राम अवतार। राम अवतार जी अपने घर में पड़े होते हैं बिस्तर पे, अपने बेटे मोहन से कहते हैं कि मोहन, दवाई के लिए पैसे नहीं है, अगर तुम जाओ बाबूजी के यहाँ, वहां पे जा करके बस बोलना कि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मेरा इलाज हो सके। मोहन भी उस टाइम अभी पढ़ ही रहा होता है। वो कहता है कि ठीक है पिताजी। वो साइकिल उठाता है और 3-4 किलोमीटर की दूरी पर उस बाबूजी का घर होता है, जो कि ब्राह्मण का घर होता है। वो राम अवतार जी घराने को बाबूजी कहते हैं। जब वहां पे उनका लड़का मोहन पहुंचता है तो देखता है तो बाहर कोई नहीं होता है। वो साइकिल खड़ा करता है और अंदर जाता है और चिल्लाते जाता है कि अंदर कोई है, लेकिन कोई वहां पे नहीं होता है। और कहते कहते वो अंदर बरामदे तक चला जाता है। वहां जैसे ही पहुंचता है कि अंदर से एक नौजवान लड़की निकलती है, जिसका नाम होता है रेनू। रेनू जब बाहर आती है वो कहती है कि क्या काम है। वो रेनू अभी राम अवतार जी के लड़के मोहन को अभी नहीं देखी होती है। फिलहाल वो 2-3 बार यहाँ पे आ भी गया होता है किसी काम को लेकर के, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं दे पाती है। वो पूछती है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तब वो बताता है कि मैं राम अवतार जी जो आपके घर पे मजदूरी का काम करते हैं, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, उनके इलाज के लिए चाहिए। तभी रेनू जब पैसे की बात सुनती है तो कहती है कि घर पे तो कोई नहीं है। लड़का 3-4 किलोमीटर से धूप में साइकिल चला करके गया होता है, उसे गर्मी हुई होती है, उसको प्यास भी लगी होती है। वो कहता है कि क्या यहाँ पे पानी मिल सकता है, अगर एक गिलास पानी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। रेनू कहती है कि ठीक है। बाहर एक नलका भी होता है, रेनू चाहती तो वहां पे बता देती कि बाहर नलका है, आप पी लीजिए, लेकिन रेनू के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रही थी कि बेचारा इतनी दूर से आया है, क्यों नहीं इसे ठंडा पानी पिला दे। अंदर से जाती है, फ्रिज का पानी एक बोतल में लेकर के आती है, साथ में एक गिलास भी लेकर के आती है। और आती है तो वो देती है उसे पानी पीने के लिए। वो पानी पी करके बड़ा ही तृप्त होता है और अभी पानी पी ही रहा होता है कि कहीं से रेनू के दोनों भाई आ जाते हैं। दोनों भाइयों का नाम होता है आकाश और अमन। वो दोनों वहां पर आ जाते हैं और वो तो देखते ही हैं, वो जानते हैं कि ये राम अवतार जी का बेटा है और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बरामदे में आने की। वो कहता है कि मैं पैसे के लिए आया था, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग कुछ पैसे दे दीजिए। इतना अभी मोहन कहता ही है कि आकाश और अमन उसे बहुत ही ज्यादा पीटने लगते हैं। जब पीटने लगते हैं तो वो चिल्लाने लगता है मोहन और कहता है कि क्या गलती हुई, क्यों आप लोग मुझे मार रहे हैं। तभी रेनू दौड़ करके जाती है अंदर और अपनी माँ को बुलाती है कि माँ, जो राम अवतार जी के बेटे नहीं है मोहन, उनको भाई लोग मार रहे हैं। तभी उसकी माँ रेनू की दौड़ी आती है और कहती है कि क्यों मार रहे हो। कुछ देर के बाद वो लोग मानते हैं, लेकिन तब तक मोहन का हाथ टूट गया होता है। वो बहुत ही कराह रहा होता है, उसे दर्द भी होता है, लेकिन उसी दर्द में वो अब अपने घर आता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि आखिर गलती क्या थी। इसके बाद जब घर आता है तो राम अवतार जी अपना दुख दर्द भूल करके, अपनी बीमारी भूल करके अपने बेटे को देखने लगते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ। उसका टूटा हुआ हाथ देखकर वो बहुत ही परेशान होते हैं और कहते हैं कि ऐसा हाल तुम्हारा किसने किया। वो कहता है कि जहाँ आप भेजे थे बाबूजी के घर पे पैसा लेने के लिए, मैं वहां पे गया और मुझे बहुत ही तेजी से प्यास लगी थी, तो मैं बोला कि मुझे पानी चाहिए, तो उनकी बेटी एक है और वही मुझे एक गिलास पानी ले आकर के दे दी। उनके बेटे जो है आकाश और अमन मुझे आकर के इसी बात पर पीटने लगे और मेरा हाथ भी तोड़ दिए। उसके पिताजी बहुत ही दुखी होते हैं कि जिस घर में मैंने 20 सालों से गुलामी की, वहां पे मेहनत मजदूरी का काम किया, वो जैसा भी काम बताते थे मैं करता था, लेकिन आज उन्होंने मेरे बेटे के साथ क्या किया। इसके बाद वो तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, क्योंकि
रामावतार जी के पास सोचने का बिल्कुल भी वक्त नहीं होता है। वो सीधे हॉस्पिटल जब लेकर के जाते हैं, वहां पे मोहन को प्लास्टर लगवाया जाता है। इसके बाद जब रामावतार जी मोहन को लेकर के घर पे आते हैं, उसी दिन शाम को रामावतार जी अपने दरवाजे पर मुंह लटका करके बैठे होते हैं और कुछ सोच रहे होते हैं कि तभी उनकी पत्नी मोहन की माँ बाहर निकलती है और कहती है कि क्या हुआ, आप किस सोच में डूबे हुए हैं। तभी रामावतार जी कहते हैं कि क्या बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जिस घर में मैं 20 सालों से वहां पे मेहनत मजदूरी का काम किया, उनके हर काम को संभाला, उनकी हर दिक्कत को मैंने देखा, लेकिन आज वो लोग मेरे बेटे को नहीं छोड़े और एक छोटी सी गलती की वजह से वो लोग मेरे बेटे का हाथ तोड़ दिए। वो कहती है कि क्या आप सोच रहे हैं कि उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए? वो कहते हैं कि इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, मैं उनके पास ही खुद जा रहा हूँ। रामावतार जी कहते हैं कि शायद उन्हें पता नहीं था उनके बेटे को कि वो मेरा बेटा है। मैं जाऊंगा और मालिक से, बाबूजी से बात करके आऊंगा, देखते हैं वो क्या कहते हैं। तभी रामावतार जी अगली सुबह में उनके पास जाते हैं, अपने बाबूजी के घर पे। वहां जाते हैं तो देखते हैं तो आकाश और अमन के पिताजी भी बैठे होते हैं और आकाश अमन भी एक साथ बैठे होते हैं। जो मोहन के पिताजी होते हैं वो जाते हैं और उसी सीढ़ी पर वो बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बाबूजी, मेरे बेटे ने ऐसी क्या गलती कर दी थी कि आपके बेटे ने इतना मारा और उसका हाथ भी तोड़ दिया। तभी जो आकाश और अमन के पिताजी होते हैं, बाबूजी जिसको रामावतार जी कह रहे थे, वो कहते हैं कि क्या हुआ, वो अपनी हद में रहता तो क्यों मार खाता, वो अपनी हद भूल गया था, तुम उसे समझा करके नहीं भेजे थे कि वहां से आगे नहीं बढ़ना। देखो कि वो अब बरामदे में घुस गया था और बरामदे में घुसने की बात तो छोड़ो, वो मेरे बेटी के हाथ से पानी पी रहा था, वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। और इसीलिए मेरे बेटों को जो अच्छा लगा वो किए और वो बिल्कुल सही किए, क्योंकि धर्म की रक्षा ये लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब रामावतार जी को समझ में आ जाता है कि बेटे तो गलती किए ही, लेकिन बाप की भी यही राय है, तो जब हमारे प्रति ऐसा रवैया है तो लोगों के प्रति कैसा होगा। क्योंकि मैं 20 सालों से इनके पास मेहनत मजदूरी का काम कर रहा था और आज ये लोग ऐसा किए और बाप यही बोल रहा है। तभी रामावतार जी चुप्पी साधे साधे वो सोचते हैं कि इतने दिनों में तो मैं कोई जवाब नहीं दिया, चाहे कुछ भी ये लोग बोले, लेकिन मैं किसी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगा। और वो तभी बोल पड़ते हैं कि ये बताइए बाबूजी कि आपके पिताजी की जब तबीयत खराब थी, वो बिस्तर पे पड़े थे और वो उसी बिस्तर पे पड़े पड़े वो लैट्रिन भी करते थे, बाथरूम भी करते थे, उनको नहलाना धुलाना होता था, खाना खिलाना होता था, तो मैं ही उनको साफ सफाई करता था, उनका लैट्रिन साफ करता था, बाथरूम साफ करता था, उनको खाना खिलाता था, उनको नहलाता धुलाता था, सारी सफाई मैं ही करता था। तो क्या आपके पिताजी इतने बड़े ब्राह्मण नहीं थे? क्या मैं उस टाइम दलित नहीं था कि मैं आपके पिताजी का इतना सब कुछ करता था? क्या आपके पिताजी कुछ और थे जो उनको छुआछूत नहीं होता था? तभी तो आपके पिताजी इतना रोते थे और कहते थे कि रामावतार, अगर तुम नहीं होते तो शायद मेरे को पीड़ा पड़ जाता, कोई मुझे पूछने वाला नहीं होता, आज तुम मेरा एक बेटा की तरह काम कर रहे हो, भगवान तुम्हें, तुम जहां भी रहो तुम्हें तरक्की ही दे। वो इतना हमेशा कहते थे और रोने लगते थे। तो क्या आपके पिताजी कुछ और थे? इतनी बात सुनने के बाद जो उसके बाबूजी होते हैं वो कहते हैं कि ये सब बातें छोड़ो और जो भी मेरे बेटे ने किया बहुत अच्छा किया। इसके बाद वो समझ जाते हैं सारी बातों को, वो सोचते हैं कि यहाँ पे कुछ कहने का फायदा नहीं है और तुरंत ही रामावतार जी वहां से निकल जाते हैं। और वहां से निकलते हैं तो जो उनके बेटे ने साइकिल छोड़ करके गई होती है, क्योंकि उस टाइम तो उसका हाथ सही नहीं था कि वो साइकिल चला करके जाए, वो अपने साइकिल की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तो जो उनके बाबूजी के बेटे होते हैं आकाश और अमन, वो कहते हैं कि रामावतार जी, वो कहते हैं कि रामावतार तुम कहाँ जा रहे हो? तभी वो कहते हैं रामावतार जी कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ? तभी वो लोग कहते हैं कि क्या तुम माफी नहीं मांगोगे? वो कहते हैं कि क्यों, ऐसी माफी, किस बात की माफी? वो लोग कहते हैं कि जो तुम्हारे बेटे ने गलती की उसकी माफी, बरामदे में पहुंच करके पानी पिया उसकी माफी, अगर अब आए तो उसे अपने हद बता देना कि इसके पार नहीं जाना है और जो भी रूल नियम है हमारे घर का जो तुम फॉलो करते हो वो सारी बातें उसे बता देना, तब मेरे घर पे भेजना। वो कहते हैं रामावतार जी कि देखना, मेरा बेटा पढ़ लिख तो रहा है, मेरा बेटा एक अच्छा आदमी है और आप लोगों के, आपके बच्चे से तो लाख गुना बेहतर मेरा बेटा है, उसके अंदर संस्कार है और देखना एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन करके दिखाएगा। और इसके बाद इतना कहने के बाद वो वहां से चले जाते हैं और बहुत ही दुखी मन से वहां से जाते हैं। और जब पहुंचते हैं घर पे तो थोड़ी ही देर के बाद उन बाबूजी की बेटी जो आकाश अमन की बहन होती है रेनू, जिसके हाथ से वो पानी पिया होता है, वो वहां पे पहुंचती है मोहन के घर पे। और जब वहां पे जाती है तो मोहन के पिताजी देखते हैं, कहते हैं कि बिटिया यहाँ पे क्या करने आई हो?
वो कहती है कि राम अवतार जी आप मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मेरी ही वजह से मोहन को चोट लगी है, मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ। माँ कहती है कि अब यहाँ पे क्या करने आई हो, यही देखने आई हो कि मोहन मर गया कि जिंदा है, उसे तुम यही देखने आई हो। वो कहती है कि नहीं, आप गलत समझ रही हैं चाची, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, मुझे एक बार मोहन से मिला दीजिए और दिखा दीजिए कि वो कैसा है। तभी उसकी माँ कहती है, सोचती है कि शायद अगर नहीं दिखाती हूँ तो ये दरवाजे पे खड़ी रहेगी, अगर कहीं से भनक लग गई तो वो लोग फिर आ जाएंगे और फिर हम लोगों को ही गलती ठहराएंगे कि आपकी ही गलती है, जबकि उनकी बेटी खुद चल करके आई है। वो सोचते हैं कि किसी तरह बला हटे और ये देख करके यहाँ से जाए। और जैसे ही वो बताते हैं कि मोहन अगले कमरे में है, जा करके बस देख के चली आओ। वहां पे जाती है और मोहन के हाथों को छूती है और कहती है कि मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। मोहन कहता है कि नहीं, माफी क्यों मांग रही हैं, अब आपकी तो गलती नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ये जात पात है, ऊंच नीच है, हम लोग दलित है ना, इसी की वजह से उन्होंने मारा, तो कोई बात नहीं। वो कहती है कि देखिए, भगवान इंसान बनाए, लेकिन यहाँ आने के बाद ये लोग ऊंच नीच बनाए और छोटा बड़ा बनाए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अशिक्षा है, अज्ञानता है, पढ़े लिखे उतना ज्यादा नहीं है, इसी की वजह से इन लोगों को पता नहीं है। तभी मोहन कहता है कि ये बताओ कि बराबरी होने का कोई उपाय है कि जैसे कि हम लोग आपके बराबर में हो जाएं। तभी रेणु एक ही शब्द में कहती है कि देखिए, अगर बराबरी करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा ही एक तलवार है जो ऐसी जात पात की जो दीवार है उसे गिरा सकती है और उसे काट सकती है। इसी बातों को वो सुनने के बाद जो मोहन होता है उसके मन में एक और प्रतिक्रिया जागती है, क्योंकि वो अब सोच लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे ही मेरा हाथ ठीक होगा मैं पढ़ाई करना शुरू करूंगा और मैं इन लोगों से बहुत बड़ा आदमी बन करके दिखाऊंगा। और वहां से रेणु चली जाती है और जाती है, वो हर दूसरे तीसरे दिन वहां आया करती थी, लेकिन जो मोहन की माँ है वो बहाना करती थी कि नहीं है। किसी किसी दिन रेणु जिद करने लगती थी तो वो अंदर बोलती थी कि जाओ लेकिन जल्दी से आ जाना, क्योंकि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे भाई जानेंगे तो मेरे बेटे को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, फिर से उसकी हालत बद से बदतर बना देंगे। वो कहती है कि नहीं चाची, कोई नहीं जानेगा। वो आते रहती है, 2 दिन 3 दिन के बाद जो मोहन की उम्र होती है वही रेणु की उम्र होती है और दोनों में नजदीकियां होने लगती है और नजदीकियां बढ़ते बढ़ते लोगों में प्यार जागने लगता है और इसके बाद दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं और ये जो प्यार होता है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। रेणु अपने घर तो चली जाती है, अब वो उसको बहुत ही ज्यादा इंतजार होता है कि मैं मोहन के घर जाऊंगी और मोहन को भी कहीं ना कहीं इंतजार होता है कि रेणु का आने का टाइम हो गया है, उसे बहुत ही बेसब्री से इंतजार होता है। लेकिन जैसे ही मोहन के माता पिता ये सब देखते हैं, उन लोगों को डर सताने लगता है कि कहीं ये बात उनके भाई और पिताजी को पता चल गई तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। वो उसकी बेटी को मना करने लगते हैं और कहते हैं कि आप मत आया करिए यहाँ पे मेरे बेटे को देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही गलत हो जाएगा। इसके बाद जब भी अब रेणु आती थी उसकी माँ उसे बहाना कर देती थी कि वो घर पे नहीं है, अब उसका हाथ थोड़ा ठीक हो गया है, वो कहीं गया है, आप कहाँ ढूंढेंगी, आप चले जाइए। इसके बाद रेणु अब आती भी थी तो उनकी माँ, जो मोहन की माँ थी, वो मना कर देती थी, बहाना करती थी और जब वो बाहर जाती थी तो बच्चों से पता चलता था कि नहीं, मोहन भैया तो घर में है। इसके बाद वो चली जाती थी और सोचती थी कि कोई बात नहीं। और दोस्तों, जो मोहन था वो उसका हाथ सही हो गया, इसके बाद वो अपनी पढ़ाई जारी रखता है और बहुत ही कड़ी मेहनत करता है दिन रात। वो वही उसको बात याद होती है कि अगर बराबरी करनी है तो शिक्षा बहुत जरूरी है और इसी लक्ष्य को लेकर के वो पढ़ाई करने लगता है और एक दिन वो जज बन जाता है। वो तो जज बन जाता है, इन लोगों के दिन अच्छे हो जाते हैं, लेकिन उधर रेणु का जो परिवार होता है वो बिखर सा जाता है, क्योंकि उसके पिताजी की मौत हो जाती है और जो भाई होते हैं अपनी अपनी बीवियों को लेकर के वो अलग हो जाते हैं और बचती है रेणु और रेणु की माँ। रेणु अपनी माँ का ध्यान रखती है और सब कुछ उनका वही करती है। ये लोग अपने में परेशान होते हैं और कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। इसके बाद एक दिन रेणु अपनी माँ को लेकर के हॉस्पिटल जा रही थी। वहां जा करके जैसे ही वो वापस लौट रही थी कि इधर जज साहब अपनी गाड़ी से आ रहे थे और जैसे ही देखा कि रेणु आ रही है, उन्होंने बहुत ही ज्यादा हार्न बजाया। तभी रेणु पीछे मुड़कर देखती है तो देखती है कि वही मोहन है। वो वहीं पे ठिठक जाती है। जब गाड़ी आगे बढ़ती है तो वो कहते हैं कि रेणु, वो कहती है कि हाँ मोहन आप। इसके बाद वो दोनों बातचीत करते हैं और कहती है कि आप तो इतने बड़े आदमी बन गए कि मुझे आपसे बात करने में भी संकोच लग रही है कि मैं कैसे आपसे बात करूं, और बहुत बहुत बधाई हो, आप जज बन गए। वो कहते हैं मोहन कि नहीं, बधाई तो आपको भी हो, क्योंकि बधाई की पात्र आप भी हैं। आपकी प्रेरणा से ही मैं पढ़ाई करके आज इतने बड़े पोस्ट पर हूँ
और जज की नौकरी मिली है मुझे, तो इसकी पात्र आप भी हैं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद वो पूछने लगते हैं कि अपने घर का हालचाल बताइए, कैसा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है? वो कहती है कि क्या अच्छा चल रहा है, बस जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। वो कहते हैं कि नहीं, कुछ तो बताओ, क्या बात है? वो कहती है कि पिताजी की मौत हो गई और जो दोनों भाई हैं वो अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के वो अलग हो गए हैं। मैं माँ को लेकर के परेशान हूँ। और लगभग उस टाइम रेनू की उम्र 27 से 28 साल हो गई होती है, लेकिन अभी उसकी शादी भी नहीं हुई होती है। और तभी जज साहब यही बात पूछते हैं कि रेनू, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहती हो? वो कहती है कि क्यों नहीं, आपके साथ जिंदगी ही नहीं बल्कि 7 जन्म बिताना चाहती हूँ। इसके बाद वो लोग बातचीत करते हैं और फोन नंबर भी एक दूसरे का ले लेते हैं और आपस में बातचीत होने लगती है। इनके बीच जो नजदीकियां दूरियां में बदल गई थी, अब वो दूरियां अब फिर से नजदीकों में बदलती है और इसके बाद धीरे धीरे दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। और तभी जज साहब रेनू से पूछते हैं कि क्या मैं शादी के लिए आऊंगा तो आपके भाई तैयार होंगे? फिर से तो वो मैं वही हूँ, चाहे कुछ भी हो गया हूँ। वो कहती है कि नहीं, मुझे तो कुछ भी इससे लेना देना नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। वो कहती है कि चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, जो भी हो गया और जो हो रहा है आप अपनी शादी कर लीजिए, मेरा क्या है, मुझे जिस हाल पे हूँ वैसे छोड़ दीजिए। आकाश और अमन को जब इस बात का पता चलता है कि ये उसी लड़के से बात करती है, मोहन से, तो अपनी माँ को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि देखो, वो चाहे जिस पोस्ट पर हो गया है, वो है तो दलित, वो है तो नीच जाति, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं उसकी शादी उससे नहीं होने दूंगा। तभी उसकी माँ गुस्साती है और कहती है कि ये बताओ, तुम लोग तो अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के अलग हो गए और अपने अपने रास्ते पे चल रहे हो, चाहे जैसे भी, लेकिन कभी तुमने फिक्र की है कि हमारी बहन की उम्र 27 से 28 साल हो गई है, इसकी शादी होगी कि नहीं होगी? इसका चेहरा कभी तुम लोग देखते हो? इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है। तभी उसके भाइयों एक ही शब्द में कहते हैं, इस घटिया सोच से तो अच्छा है कि तुम दोनों मर ही जाओ तो अच्छा है। इसके बाद अब रेनू को ये सब बातें जब सुनती है तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि कैसे भाई हैं वो लोग अब बर्बादी की तरफ चल चुके थे, कुछ भी नहीं बचा था। अपनी माँ को धमकियां दे दे करके उसे मारने पीटने की धमकी भी देते थे और उसको उससे खेत बिकवाते थे और कहते थे कि हमारे घर में पैसे नहीं है, इतना खेत बेच दो, इतना खेत बेच दो। और धीरे धीरे करके सारा खेत बिक चुका था। अब रेनू की माँ परेशान रहने लगी थी और उनको भी अब बीमारियों ने घेर रखा था। और एक तरफ रेनू की फिक्र और एक तरफ अपने बीमारी की फिक्र। लेकिन वो लोग जिस बर्बादी की तरफ जा रहे थे, मोहन वैसे ही ऊंचाइयों पे चढ़ रहा था। वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका था, उसका घर परिवार सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था। लोग शादी के लिए बोल रहे थे। वो कहता है कि नहीं, मैं रेनू से शादी करूंगा। लेकिन जो उसके पिताजी होते हैं मोहन के, वो कहते हैं कि बेटा, तू भूल गया जिस दिन ऐसा हुआ था, तुम्हारा हाथ तोड़ दिया गया था। वो कहता है कि कोई बात नहीं। तभी जब इस बात को रेनू सोचती है और हमेशा उसके दिमाग में वही बात गूंजती रहती है कि इससे तो अच्छा है कि तुम दोनों मर ही जाओ तो अच्छा है। रेनू एक दिन एक कीटनाशक की दुकान पे जाती है, से वो जहर लेकर के आती है और ले आने के बाद उसे खुद पी लेती है। और वो जैसे ही चिल्लाने लगती है, तड़पने लगती है, माँ शोर मचाती है। जो पड़ोसी होते हैं रेनू को एक गाड़ी में लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। वहां जाने के बाद उसका इलाज शुरू होता है, लेकिन वहां पे डॉक्टर लोग हाथ खड़े कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हम इसको नहीं बचा पाए। इसके बाद जब जज साहब उस टाइम घर पे होते हैं, वो सुनते हैं, वो बहुत ही तेजी से वहां पे जाते हैं अपनी गाड़ी से। वहां जाने के बाद जब उनको देखती है रेनू की माँ, तो वो रोने लगती है उनको पकड़ के और कहती है कि मैं क्या बताऊं, मेरी बेटी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई, जो मेरा इकलौता सहारा थी। लेकिन अब जज साहब भी क्या कर सकते थे, पहले पता होता तो शायद कुछ कर भी लेते। जज साहब तभी कहते हैं कि कोई बात नहीं रेनू, तुम तो हार गई। अगर जाति पाति का कोई ऐसा नहीं होता तो शायद मैं तुमसे शादी कर लेता और आज तुम जिंदा रहती। यही बात सोच करके वहां से जज साहब रोते हुए घर को चले जाते हैं। इसके बाद रेनू का अंतिम संस्कार किया जाता है और रेनू की माँ अकेले ही रोती हैं और कहती हैं कि मेरी बेटी चली गई, लेकिन इस दुनिया के ऊंच नीच और भेदभाव ने मेरी बेटी को मार दिया। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही कहानियों के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।